हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। आज हम लोग इस वीडियो में फिर एक प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। ये बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में इतिहास के कैसे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? एनी बेसेंट, एम साराभाई, मुथुलक्ष्मी, सरोजिनी नायडू। तो इसका उत्तर है डी, सरोजिनी नायडू नमक सत्याग्रह में उनके साथ थी और उन्होंने भी इसको लीड किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का टावर है? थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये प्रश्न, लेकिन दरोगा में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी या इस तरह के एग्जाम में, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। मुंबई, अलीगढ़, कालीकट और गुंटूर। तो ये गुंटूर में मोहम्मद अली जिन्ना का टावर है। कंप्लीट फैक्चुअल है, आई कांट हेल्प इट, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। निम्न संधियों को सही क्रम में लगाएं। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम और सालबाई। तो ये तो 1809 में था। बेसिन 1802, श्रीरंगपट्टनम 1892 और सालबाई 1882, है ना। सालबाई ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच बेसिन की संधि। तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा मराठा सरदार सबसे जो नालायक था उसके साथ। अमृतसर की संधि महाराणा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से अगर आप देख लेते हैं तो आप ऐसे ही उत्तर लगा लेंगे। 4 3 2 1। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की किस वर्ष लिखा? सॉरी, आनंद मठ किस वर्ष लिखा है? 1858, 92, 82 और 84। तो उन्होंने 1882 में इसको लिखा था। और इस किताब में आपको याद होगा ये जो बंगाल में सन्यासी रिवोल्ट हुआ था उसकी भी चर्चा है और इसमें उसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, साथ में सिंपैथी भी व्यक्त की गई है, इसलिए भी यह किताब काफी चर्चित हुई। असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। तो कोलकाता के स्पेशल अधिवेशन में इसको पारित किया गया था और बाद में नागपुर में, जो हर साल होता था साल के अंत में नागपुर अधिवेशन, उसमें भी असहयोग प्रस्ताव को फिर से पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कौन आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू की गई थी? एक कौन ज्यादा हो गया है। प्रार्थना समाज कब था? 1867 में। ब्रह्म समाज 1829, 28 भी कहीं कहीं रहता है। आर्य समाज 1875 और रामकृष्ण मिशन 1897। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ हो गया कौन? ब्रह्म समाज तो उत्तर हो गया इसका। आप ईस्वी सन याद रखेंगे, उत्तर खुद निकाला है। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू किया गया? पश्चिम पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और कूका तो बहुत फेमस था और ये पश्चिम पंजाब में शुरू किया गया था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आप इसको कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस। यहीं पर रुकता हूं मैं क्योंकि यही उत्तर है। राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत बोलते हैं आधुनिक भारत का। आप कह सकते हैं प्रिकर्सर भी इनको बोलते हैं। तो इनके अलग अलग मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इनको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। नौ प्रभात का तारा, भोर का तारा और इस तरह के आधुनिक भारत का अग्रदूत, कई नाम से पॉपुलर हैं। लेकिन नए भारत का पैगंबर श्री रामकृष्ण परमहंस को बोलते हैं। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर केस, कोल्हापुर बम केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी केस। अलीपुर केस में इनको किया गया था, सॉरी 1909 में। एक साल इनको रखा गया जेल में, फिर इनको छोड़ दिया। कोल्हापुर केस हुआ था कब? मैं 18 क्यों लिखता हूँ, 1911 में। लाहौर 1928 और काकोरी 1925। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप। अलीपुर केस 1909, अरविंद घोष। मदन मोहन मालवीय को महामन की उपाधि किसने दी थी? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर और तिलक। मदन मोहन मालवीय को महामन की उपाधि किसने दी थी? यहाँ पे एक ब्लंडर है, ये तिलक के जगह पर गांधी होना चाहिए। गांधी जी ने उन्हें यह उपाधि दी थी, हालांकि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कहीं कहीं।
टैगोर का भी नाम आता है, लेकिन गांधी को ही मानकर चलिए। हिस्ट्री के फैक्ट्स में थोड़ा सा ये परेशानी होती है। डच का भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और अहमदाबाद। तो पुलिकट में डच की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। जिला कलेक्टर का पद कब सृजित किया गया? तो यह जिला कलेक्टर, जैसा कि आप जानते होंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में यह पद बनाया गया है, और ईस्वी सन 1772 से 85 उसका पीरियड भी है। राजभक्त मुसलमान नामक अखबार निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपादित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाक उल्लाह खां, शौकत अली और सैयद अहमद खां। तो सैयद अहमद खां की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो शुरू में तो ये ठीक थे, लेकिन बाद में बिल्कुल एंटी कांग्रेस हो गए थे। एंटी, आप कह सकते हैं इंडिया भी मान सकते हैं इनको। इन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक अखबार लिखा था। बाद में स्पष्ट रूप से कहते थे कि मुसलमानों, तुम अंग्रेजों का साथ दो, कांग्रेस तुम्हारा विरोधी है, इस तरह की बातें ये करने लगे थे। शिवाजी ने किस यूरोपीय शक्ति से गोला बारूद शिवाजी किस यूरोपीय शक्ति से गोला बारूद प्राप्त करते थे? ये मिस हो गया है। प्राप्त करते थे फ्रांसीसी, पुर्तगीज, डच और अंग्रेज। पुर्तगीज से शिवाजी का रिलेशन ऐसा था कि उन्होंने, शिवाजी ने यूरोपियन शक्ति में पुर्तगीज से मदद ली थी। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल। हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है मुगलों का कब्रिस्तान। दरअसल इसमें कई मुगल राजकुमार के शव दफनाए गए हैं, दरअसल यही वजह है कि ऐसा इसको कहा जाता है। गार्गी और मैत्रेयी कहाँ की रहने वाली थी? पाटलिपुत्र, मिथिला, उज्जैन और विदिशा। बहुत पॉपुलर है ये। गार्गी मैत्रेयी वैदिक काल के फिगर्स हैं, ये महिलाएं हैं, मिथिला की रहने वाली थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? नागार्जुन, आनंद, असंग और पद्म संभव। पद्म संभव थे जो तिब्बत गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार में। गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्के का नाम था काकानी, दिनार, रुपयक, निष्क। रुपयक नाम था क्योंकि निष्क और दिनार तो गोल्ड था, मतलब सोने का था। ये दोनों, ये तो गोल्ड था, यह भी गोल्ड था। काकानी कॉपर था, सीयू। ये जो रुपयक था, ये सिल्वर का था। निम्नलिखित में से किस शासक शिलालेखों का पिता कहा जाता के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। तो समुद्रगुप्त को कहा गया है शिलालेखों का पिता। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मान सिंह, मिरक मिर्जा, बैरम खां, अबुल फजल। मिरक मिर्जा हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। डेड फैक्ट है, आपको इसको याद रखना है। निम्न में से किस बादशाह ने शहद बंधुओं का अंत किया? बहादुर शाह प्रथम, रफीउद्दौला, शाहजहां और मोहम्मद शाह। तो नहीं, मोहम्मद शाह के समय में फाइनली सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गए थे? तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोखले और जवाहरलाल नेहरू। गोखले का एक काम था, और गोखले ने वहां जाकर उनसे कहा था कि आप भारत में चलकर वहां अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन है उसको, उसमें भाग लेना चाहिए आपको, कुछ इस तरह की बातें आप जानते होंगे। इसीलिए गोखले को गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है, सबसे ओल्ड? तो विष्णु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति 200 बीसी से 200 एडी इसका पीरियड है, सबसे पुराना माना जाता है धर्मशास्त्र प्राचीन भारत का। किस चीनी यात्री ने बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया? संस्कृत से चीनी भाषा फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग और डोशो। तो इत्सिंग का यह काम है, इत्सिंग ने ऐसा किया था, चीन से आया था। 691 में इसका विजिट है, और इसी ने चीनी भाषा में संस्कृत के जो किताबें थी बौद्ध धर्म की, उनका अनुवाद किया था। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न से संबंधित? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इसी के लिए तो जाने जाते हैं। राष्ट्रकूट आर्ट जो आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, इन्होंने एलिफेंटा में चट्टान काटकर मंदिर बनाने के लिए वो प्रसिद्ध थे। सर्वप्रथम लिखने की कला निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई? मिस्र, सुमेर, ग्रीक और चीन। तो ये सुमेरियन सिविलाइजेशन जो था, यही लिखना पढ़ना सबसे पहले जान पाया। आप अगर पढ़ते होंगे एंशिएंट इंडिया या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ेंगे, और उसके जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है उसको पढ़ेंगे, तो आपको वहां मिल जाएगा ये। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। तो शाहजहां का जो बेटा था दारा, उसी ने कराया था। नाम आप जानते होंगे उस पुस्तक का अनुवाद के बाद क्या कहा गया उसको? सिर ए
अकबर, अकबर कहा गया। उपनिषद के अनुवाद को यही नाम दिया गया था, दारा ने करवाया था। तो शाहजहां के काल में उत्तर हुआ। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता है? मुंबई, मंगलोर, हल्दिया और सूरत। मुगल काल में मुगलों का अधिकांश व्यापार सूरत से होता था, इसीलिए इसको बाबुल का मक्का कहा जाता है। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, जीजाबाई, चांद बीबी। तो ये माहेश्वर, जो सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपको तो कंफ्यूजन नहीं होगा। माहेश्वर इंदौर को बोलते हैं, और जाहिर सी बात है, जब इंदौर में बोलूं तो इंदौर में मराठों का एक संघ था, आपको याद होगा। तो किसका शासन था इंदौर में? तो होलकर का था, आपको याद होगा। जैसे मैंने कहा मराठा संघ, तो आप सुनते होंगे बड़ौदा तो गायकवाड़, नागपुर तो भोसले, ग्वालियर तो सिंधिया, वैसे ही इंदौर तो होलकर। तो ये चारों आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी को पता होगा, जीजाबाई शिवाजी की पत्नी, और चांद बीबी अहमदनगर की शासिका, इस वाकिफ तो आप होंगे ही। क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या हुआ? सहायक संधि, गोद की नीति, अस्थायी बंदोबस्त, दो सरकार। सहायक संधि कब हुआ? 1799 में मानकर चलिए आप। गोद की नीति 1848 से 56। ये तो वेलेस्ली का है, ये वारेन, ये लॉ क्या बोलेंगे उसको, अस्थायी बंदोबस्त 1793, कॉर्नवालिस और दो सरकार, जो ड्यूअल गवर्नमेंट, ये किसके समय में था? ये जब बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई है। बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में एक तरह से द्वैध शासन स्थापित किया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर था वह नवाब के हाथ में रखा गया था, और जो कर वसूलने का जो अधिकार था, दीवानी राइट्स, वो मुगल एम्पायर ने अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो इस तरह से ड्यूअल गवर्नमेंट, दो सरकार, तो आप निश्चित रूप से 1764 के बाद हुआ है ये। तो सबसे पहले दो सरकार हुआ। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय 1793 में, और ये गोद की नीति 1848 से 56 डलहौजी के काल में हुआ है, और ये वेलेस्ली के समय। सबसे पहले ये डी उसका उत्तर हो जाएगा, और यहाँ पे उत्तर इसका है अहिल्याबाई होलकर। आराम हराम है किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, गांधी, पटेल और तिलक। तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। तो इस तरह से आपने 30 क्वेश्चंस को देखा और इसको सॉल्व किया। आप इसे एक बार और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से कर लेंगे। और स्टडी टिप्स विद संजय को सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।